हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े स्कैम के बारे में। जी हां दोस्तों, वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग का स्टॉक। क्या आप भी स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं और एग्जिट होने का आपको टाइम नहीं मिल पा रहा? अगर आप भी ऐसे कोई इन्वेस्टर हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता सकते हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या आज इस पर्टिकुलरली स्टॉक के साथ हो रहा है या होने जा रहा है, और आगे का क्या लगता है और किस तरीके से शायद ये हुआ है। पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स और टाइमली वीडियोस पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बार पहले समझते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग का जो बेसिकली हिस्ट्री है। तो अगर इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो कुछ एक डेढ़ साल पहले लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट के ऊपर, और कुछ 20 रुपए का स्टॉक था। और जो बिजनेस है बेसिकली कंपनी का, वो है ईवी लीजिंग, सोलर, इस तरीके के बिजनेस के अंदर कंपनी है। और जितना मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, बेसिकली दो ऑफिसेज भी हैं इनके इंडिया में। एक यहाँ गुरुग्राम में ही है, और एक दूसरा ऑफिस शायद इनका आई थिंक सूरत वाली, गुजरात वाली साइड पे एक ऑफिस है। और एक ऑफिस इंडिया के बाहर है, वो है दुबई के अंदर। तो ये तीन ऑफिस इसके अंदर हैं, और काफी सारे ईवी लीजिंग जो बेसिकली होती हैं, ब्लू स्मार्ट करके जो एक कैब सर्विसेज भी चलती है इंडिया में, उनको भी काफी सारा इन्होंने ईवी सीवी लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई थी। और पीछे अभी हमने देखा कि ब्लू स्मार्ट के अंदर भी हमने देखा कि उनके जो एनसीडी के पेमेंट्स थे, कहीं ना कहीं वहां भी उन्होंने डिले किया है। अभी वहां डिफॉल्ट वगैरह का कंडीशन नहीं आया, बट कहीं ना कहीं वहां भी डिले हुआ है। अब उसके बैकबोन में जो कंपनी थी वो बेसिकली जेंसॉल इंजीनियरिंग ही थी। तो इस वजह से वो डिले भी शायद अभी इसी वजह से हुआ होगा। और पीछे इनके साथ एक और इशू भी हुआ था, ये महादेव बैटिंग स्कैम, जो हम सबको पता ही है। मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता उसमें, बट उसमें जो स्कैम में काफी सारे जो चीजें हुई थी, जब उस बैटिंग स्कैम के अंदर काफी सारे लोगों के भी नाम आए थे, तो उसमें एक कंपनी ये भी थी। और तो महादेव बैटिंग स्कैम में जो थे लोग, उनका एक इन्वेस्टर कहीं ना कहीं जेंसॉल इंजीनियरिंग के अंदर भी 1-1.5% के अंदर वो भी था। बाद में वो ईडी ने सब कुछ अटैच कर लिया, और अटैच करने के बाद 1-1.5% वो ईडी का अभी आज की डेट में स्टेक है इसके अंदर। और उसके बाद कंपनी ने बोला कि ये बहुत कम हमारा मतलब इस तरीके का बहुत कम स्टेक है, और हमें हमें हम इन चीजों से ज्यादा अवेयर नहीं होते। बट कहीं ना कहीं इससे इस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब ये स्टॉक भी 30-40% अपने टॉप से नीचे गिर गया था। और फिर उसके बाद इस तरीके की न्यूज आई तो थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा स्टेबल हो गया स्टॉक। बट इस बार जो चीज हो रही है बेसिकली, वो ये हुआ कि इकरा और केयर, जो दो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने 4 मार्च को, केयर ने तो इसको डिफॉल्ट रेटिंग में ही डाल दिया है, और इकरा ने आई थिंक अभी डिफॉल्ट रेटिंग में नहीं डाला है, बट डाउनग्रेड करा है इसको। और उन्होंने ऐसा बोला कि बेसिकली इन्होंने जो दूसरी बड़ी बात बोली, वो बेसिकली ये बोली कि इन्होंने जो हमें रिपोर्ट्स दी हैं बैंक से, जो इन्होंने पैसा लिया हुआ है, वो भी फर्ज्ड है, कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटेड है। अब वो अगर मैनिपुलेटेड है और उसके बेसिस पे अगर इनको रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड करा है, तो कहीं ना कहीं इनके पास शायद फंड ही नहीं है। उसके बाद सीएनबीसी पे इनके प्रमोटर भी आए, जग्गी साहब ने भी बोला कि हम इस पे रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज फज हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। और साथ साथ ये भी बोल दिया कि अब तो मैं ओपन मार्केट से शेयर्स भी बाय करूंगा, जो कि उन्होंने पीछे खुद ही सेल किए। तो ये क्या चीज हो रही है? तो मेरे हिसाब से क्या होता है इन तरह के स्टॉक्स में, या ये अकेले बंदे का काम नहीं होता, ये काफी सारे आई थिंक लोग जब मिलते हैं तो उसी तरीके से काम होता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी काफी सारे स्टॉक्स के अंदर होता है, इसमें प्रमोटर क्या करता है कि अपने जो लिस्टेड कंपनी होती है बेसिकली, उसके प्रेफरेंशियल शेयर्स किसी को इशू कर देता है सस्ते दामों पे। तो लेट से 1,000 रुपए का स्टॉक चल रहा है और मैं किसी को सस्ते दामों के ऊपर लेट से उसको दे दूंगा, मान लो 100 रुपए में मैंने उसको प्रेफरेंशियल शेयर्स में शेयर्स दे दिए। और अब दूसरी तरफ से क्या करता हूं, अपनी एंटिटीज से अपने शेयर को बाय करना स्टार्ट कर देता हूं, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो 100 रुपए का, अगर मान लो मेरा 20 रुपए का स्टॉक था, अभी जैसे जैसे आप जेंसॉल इंजीनियरिंग का स्टॉक देखोगे, तो पिछले 1.5-2 साल पहले 20 रुपए का स्टॉक था, और कहीं ना कहीं 1,300 का हाई कर दिया इन्होंने। तो अपनी एंटिटीज या अपने ही जो लोग होते हैं उनसे वो बाय करवाते हैं, और बाय कराने के बाद स्टॉक को एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जहां पर हर एक इन्वेस्टर, अब क्या होता है जब किसी चीज का प्राइस ऊपर जाता है तो लोगों की नजरों में आता है। नजरों में आता है तो फिर कहीं ना कहीं आज की डेट में जो ब्लॉगर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इन तरह के लोगों को भी बताया जाता है, वो आगे रिटेल्स को बताते हैं, रिटेल को चढ़ता हुआ स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। अब जब स्टॉक अच्छा लगता है तो वो लोग भी घुसते हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं प्राइस को एक ऐसे लेवल पे लेके जाया जाता है जहां से 1,000-1,200 का प्राइस कर दिया, और फिर वहां जाके वो जो एंटिटी होती है जिसको प्रेफरेंशियल इशू दिया गया होता है, वो वहां पे माल बेचना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अब देर आर इनफ बायर्स, 1,000 रुपए 1,200 के ऊपर इतनी ज्यादा स्टोरी बन चुकी होती है बेसिकली स्टॉक के अंदर,
कि कंपनी ये करने वाली है, कंपनी अभी सोलर में आ गई है, कंपनी ईवी का काम कर रही है, ये तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इस तरीके से स्टोरीज बननी स्टार्ट होती हैं और स्टोरीज बनाई जाती हैं। जब स्टोरीज बनाई जाती हैं तो रिटेलर फंसता है। जब रिटेलर फंसता है तो वो जो प्रेफरेंशियल वाला बंदा होता है, जिसको प्रेफरेंशियल शेयर्स मिले होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना माल ऑफलोड करने में कामयाब होता है, तो अपने उस अकाउंट में वो प्रॉफिट बना लेता है। अब जब ये पूरा सेटिंग से होता है बेसिकली, जब वो प्रेफरेंशियल वाला वहां से प्रॉफिट बना लेगा, वो अब उसको किस तरीके से 1 नंबर 2 नंबर में जो चीजें चलती हैं, बेसिकली वो वहां पर प्रमोटर से सेटिंग कर लेता है और उसको वहां से उसका पासबैक दे देता है। अब जिन्होंने यहां पर ये जो अपनी प्रमोटर एंटिटीज में जब इन्होंने बाय किया था लगातार लगातार, क्योंकि यहां पे तो इन्होंने काफी हाई रेट्स पे बाय कर लिया था। अब अगर उसके अंदर लॉस हो भी रहा होगा तो वो इसको अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह में से थोड़ा ऑफसेट कर लेते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ओवरऑल जो प्रमोटर प्रमोटर होता है वो प्रॉफिट बना लेता है। मतलब 20 रुपए की कंपनी 1200 रुपए का भाव ले जाके कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रमोटर के पैसे बन जाते हैं। तो ऐसा सा कुछ समझ में आ रहा है, और पीछे वो महादेव बेटिंग वाला स्कैम भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है। आई थिंक वहां से जो तार जुड़े हुए हैं वो भी थोड़े नेगेटिव चीजों की तरफ ही संकेत करते हैं। उसके अलावा अब देखो, जैसे आपने मान लो ले लिया ये 1000 रुपए, 1200 800 800 के ऊपर। अब हालत यह है कि आप एग्जिट नहीं कर सकते। डेली वो लोअर सर्किट खुल रहा है पिछले 3 दिन से। अब अगर आप डेली 10% का वहां पे सर्किट लगेगा, तो बेसिकली आप एग्जिट करोगे कैसे? एग्जिट करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें ना कहीं, अब इसमें क्या होता है, रिटेलर्स या फिर जो भी इन्वेस्टर होता है ना, जो मार्केट के अंदर नया आया होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास एक लेसन है। वो लेसन यहां पर ये है कि मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, और जब जैसे हम बात करते हैं कि आपको किस तरह के स्टॉक्स लेने चाहिए, तो जैसे बात होती है कि आप ब्लू चिप में पैसा डालिए, आप बड़े स्टॉक्स लीजिए। तो अब किसी को आप टीसीएस बोलोगे कि टीसीएस ले लो, तो उसको लगेगा यार यहाँ तो पैसा बनेगा नहीं। 3 साढ़े 3 हजार रुपए का स्टॉक है, 4 हजार रुपए का स्टॉक है, अगर ऊपर चला भी गया तो 5 हजार का हो जाएगा। लेकिन 20 रुपए का स्टॉक या 10 रुपए का स्टॉक या 100 रुपए का स्टॉक ना, एक बंदे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसे लगता है यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और दूसरा, बंदे को क्या लगता है या इन्वेस्टर को क्या लगता है, मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा आएगी। मतलब मैं अगर 20 रुपए का स्टॉक लूंगा, तो आप देखो 1 लाख रुपए में अगर मैं डालूंगा उसके अंदर, तो मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा आएगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्वांटिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको परसेंटेज टर्म्स में देखना ना। अगर कोई 4000 रुपए का स्टॉक 20% ऊपर गया है, और अगर 100 रुपए का स्टॉक 20% ऊपर गया है, तो वो 120 रुपए ऊपर गया है। वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे 4000 रुपए का स्टॉक 20%, आप देखो वो 4800 हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में दोनों सेम ही है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला मैंने तो एमटीएफ में उठाया हुआ है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग करके, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में उठाया हुआ है ये। मतलब खुद के पैसे तो हैं ही हैं, ब्रोकर से भी फंडिंग ली हुई है। तो आप समझो कि मान लो खुद के अगर 20 रुपए हैं और ब्रोकर से 4x की फंडिंग ली हुई है, तो कहीं ना कहीं अब जब ये नीचे गिरा है, मतलब अभी आप देखो 1300 से स्टॉक आ गया है 300 रुपए, तो ब्रोकर तो भी माल नहीं काट पाएगा, या पहले कट गया होगा, या वो 500 600 के आसपास लिया होगा तो अब कटेगा। तो मतलब अपने पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, और शायद उसके बाद हो सकता है ब्याज भी देना पड़ेगा, और जो जेब से कैपिटल देनी पड़ेगी वो अलग। तो इस तरीके की चीजें ना आपको करनी नहीं चाहिए। और आई थिंक सेबी और बाकी जो लोग हैं उनको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस तरीके से चीजें हो गई, जिसमें इतना ज्यादा रिटेलर्स को, मतलब फंसे हैं लोग, मतलब बेसिकली इसके अंदर। कैसे ये रेटिंग एजेंसी क्या पहले नहीं बता सकती थी? मुझे इस पे भी डाउट है कि पहले भी तो बताया जा सकता था ना, इतना टाइम हो गया, अभी कैसे पता चला कि ये पेमेंट्स नहीं कर रहे? और आपने बोला अभी फज्ड हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और प्रमोटर साहब बोल रहे हैं कि अभी मैं और माल खरीदूंगा। अभी तो आपने बेचा ही है माल, अभी तो पीछे आपने माल बेचा। अभी उसके बाद इन्होंने जो अपनी प्रमोटर होल्डिंग है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं तो सारी प्लेज्ड है, 80-85% होल्डिंग प्लेज्ड है, ऑलरेडी लोन लिया हुआ है। अब जो उन्होंने लोन लिया हुआ है, अब जो स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी गिर गई, अब वो जो लोन वाला जो लेंडर है जिसने पैसे दिए हुए हैं शेयर्स के अगेंस्ट, वो बोलेगा पैसे लेके आओ। अब जब पैसे होंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बोलेगा मैं तुम्हारा माल बेच देता हूं। अब जब वो भी ओपन मार्केट में माल बेचेगा, तो और प्राइस नीचे गिरेगा। 300 रुपए का तो आ ही चुका, हो सकता है 10 रुपए आ जाए दोबारा, 20 रुपए का स्टॉक ही था। तो ये सारी चीजें ना आपको पूरा ये सेटिंग होती है, ये बेसिकली ये ऐसे नहीं चीजें प्ले आउट होती। ये बहुत सोची समझी चीजें होती हैं जिसमें, और इस तरीके के लोग फंस जाते हैं। और ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बेसिकली पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ है, हर बुल मार्केट में होता है। हर बुल मार्केट में इस तरीके की कंपनीज आती हैं। एसएमई में भी पीछे आया हुआ था ना, वो हमने, हमारे पास न्यूज आई थी कि वो यामाहा का एक कोई शोरूम है, डीलरशिप, और उसको इतना गिना सब्सक्राइब कर दिया। तो
ये बुल मार्केट्स के टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं। इस तरीके की जब बुल मार्केट्स जब चल रही होती है ना, तो बेसिकली तब कोई ना पूछता नहीं है कि क्या बिजनेस है, किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई इतना ध्यान नहीं देता। सबको ये ध्यान देता है कि स्टॉक प्राइस चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन वो पता नहीं ना, जब गिरेगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फिर वो बिजनेस में, जब एक्चुअल में पता चलता है कि क्या बिजनेस है, किस तरीके की चीजें हो रही है, वो एक्चुअल में बेयर मार्केट में ही पता चलता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे आना स्टार्ट करती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो फिर वही वाली बात है, वो सब चंगा सी, मतलब सब अच्छा था। तो ये सारी चीजें हैं, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हर एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको एक बार ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हुआ है बेसिकली इसके अंदर। और अगर आप इसके अंदर फंसे हुए हैं, और अगर आप किसी ऊपर के रेट्स पे फंस गए हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ वही शेयर किया जो इस चीज इनके अंदर हुआ है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद अपने हिसाब से बना पाएंगे। बट कहीं ना कहीं कोई, जो बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में जब कहीं धुआं होता है तो आग जरूर होती है। तो अभी ये जो धुआं निकलना स्टार्ट हुआ है बेसिकली, जो हमारी रेटिंग एजेंसीज ने इंडिकेशन दिया है, तो अब ये सिर्फ धुआं, अगर ये धुआं ही हो तो अच्छा है कि सिर्फ धुआं है, तो आई थिंक काफी सारे लोगों का पैसा बच जाएगा। बट अगर ये आग हुई, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लगती है, तो काफी ज्यादा लोग फंसने वाले हैं। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। और आई, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, आई थिंक वो इससे एक लेसन लेंगे, या जिनने नहीं भी किया है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के स्टॉक से एक लेसन लेंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर 2 रुपए की चीज 200 रुपए की भी बिकती है, और 2 रुपए की चीज यहाँ पे 98 में भी मिलती है। ये वो बाजार है, ये वो बाजार है जहां पर अच्छे टाइम में, जब टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो 2 रुपए का जो अगर माल है, उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 2 रुपए है, तो 200 रुपए की भी बेची जा सकती है। ये इस तरीके का मार्केट है। तो आई गेस आपको इससे एक लेसन लेना चाहिए इस पूरे इंसिडेंट से, और सीखना चाहिए। इन्वेस्टिंग में काफी काम आएगा आपको आने वाले टाइम में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।